नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब वक्त मुश्किल हो जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है मनी मैनेजमेंट की। मंथली इनकम रुक जाने से कैश फ्लो को मैनेज करने की दिक्कत खड़ी हो जाती है। ऐसे में आप कैसे इमरजेंसी के पहले से तैयारी कर सकते हैं, मुश्किल वक्त में कैसे आप मनी मैनेजमेंट करें, इन सभी सवालों के जवाब जानने बेहद जरूरी हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा दें। बजाज कैपिटल में फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश में। मुश्किल का समय कभी भी आ सकता है जिसका इम्पैक्ट ज्यादातर हमारी आमदनी पर पड़ता है। वजह चाहे जो भी हो, समय जब बेसिकली आप अपने डेली नीड्स या मंथली नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं तो कई बार मुश्किलें आ जाती हैं। तो इसको मैनेज करने का तरीका क्या होना चाहिए अनिल जी? क्योंकि कई बार हमारी जो मंथली इनकम है उसमें रुकावट आ जाती है। वो कई वजहों से होती है। हो सकता है आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप नौकरी पर नहीं जा पा रहे हैं, आप बहुत टाइम तक नहीं जा पाएंगे। नौकरी जाने की वजह से महिलाओं में सबसे ज्यादा ये पूरा ये स्टेज देखा गया है कि बच्चों की देखभाल, स्पेशली आफ्टर मैटरनिटी लीव, वो एक लंबा ब्रेक लेती हैं, तब भी एक बड़ा एक सैलरी में ब्रेक आ जाता है। कई लोग तो डेलिबरेटली वॉलंटरी करियर ब्रेक लेते ही हैं। ये तमाम वजहें हैं। तो वजह चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट है अनिल जी, कहां पर पड़ता है? पूरा बजट गड़बड़ा जाता है और जो गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन की तैयारी करनी है, उनकी शादी के लिए उनकी फीस भरनी है, वो सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ हम ऐसे सुझाव दे रहे हैं आपको, जो अगर शुरू से ध्यान में रखे जाएं तो आप ऐसी अगर कभी मुसीबत आ जाती है तो उसको आप अच्छे से झेल पाएंगे। इसमें देखिए 3-4 चीजें हैं। एक तो है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही नोबल कॉन्सेप्ट है। आप थोड़ा प्रीमियम देके अपने आप को मुश्किलों से बचा सकते हैं। अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है कि आप काम पे नहीं जा पाते हैं 1-2 साल के लिए, जब तक आपका इलाज चल रहा है, तब तक आपको इंश्योरेंस कंपनी से उसकी हर्जाना है, उसकी भरपाई होती है, आपको कुछ रकम मिलती है वहां से, ताकि आपका गुजारा चलता रहे। एक तो वो हो गया डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। उसके अलावा एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपकी नौकरी स्टार्ट होती है, पहली तनख्वाह से आप कोशिश करें कि अपने खर्चे का कम से कम 6 गुना, अगर आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपए का है, घर में इनकम चाहे आपकी 1 लाख की हो, लेकिन अगर खर्चा 50,000 रुपए का है तो उसका 6 गुना यानी कि 3 लाख रुपए तकरीबन आप एक इमरजेंसी फंड में इकट्ठा करके उसको लिक्विड फंड में डाल के रखें, ताकि अगर आपकी तनख्वाह रुक जाए या आधी रह जाए या आपकी नौकरी चली जाए और आपको दूसरी नौकरी ढूंढने में हो सकता है 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक लग सकते हैं, तब तक आपका गुजारा चलता रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी 6 महीने के खर्चे को, तनख्वाह को नहीं, खर्चे को इमरजेंसी फंड में, किसी लिक्विड फंड में पार्क करके रख लें। इसके अलावा एक और बढ़िया सुझाव यह है कि आप जब भी अपनी निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टोटल जमा पूंजी का तकरीबन 70% जो है वो आपको लिक्विड स्कीमों में लगा के रखना चाहिए, ताकि अगर कभी आपको ऐसी परेशानी आ जाए, जैसे कि स्वाति बता रही है कि नौकरी चली जाती है या तनख्वाह कम हो जाती है या किसी वजह से आप काम पे नहीं जा पाते हैं, मैटरनिटी वगैरह हो जाती है, तब आप अपने लिक्विड इन्वेस्टमेंट में डिप करके अपने गुजारा करते रहें। और ऐसी स्कीमें क्या होती हैं, जैसे कि ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें से जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। जो सिप्स वगैरह है, ऐसी बैंक एफडी है, कभी भी आप उसको छुड़वा सकते हैं। तो तकरीबन 60-70% जो है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का आप रखिए लिक्विड स्कीमों में। और मैं यहाँ पर उदाहरण देता हूँ लिक्विड स्कीमों का भी। जैसे कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और वो जब कभी इमरजेंसी आती है तो जल्दी से मकान या फ्लैट बिकता नहीं है। ऐसे ही जो पीपीएफ है वो भी थोड़ा लिक्विड है, या जो एनपीएस है उसमें भी आप 60 से पहले नहीं निकाल सकते हैं। वो सारी स्कीमें बहुत जरूरी हैं आपके फ्यूचर के लिए, लेकिन याद रखिए कि लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए तकरीबन 60-70% आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो होना चाहिए ऐसी स्कीमों में जहां से आप जब चाहे पैसा निकाल सकें। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो है ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स, और उसमें भी सिप के जरिए। तो आपको जब भी कभी इस तरीके की परेशानी आए तो आपने जो पहले पैसे जमा कर रखा है, आप 2 दिन के अंतराल पे उसको निकाल के और अपना जो आपका जो मंथली बजट है उसको आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, जब तक आपकी जॉब दोबारा नहीं लग जाती। तो ये कुछ सुझाव हमारे स्वाति। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को छुआ है
कि आपको बेसिकली करने की जरूरत क्या पड़ती है। आपने जैसे शुरुआत में बोला कि डिसेबिलिटी की वजह से या कई बार हम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है। बेसिकली आपकी आय की भरपाई करता है इंश्योरेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सबको समझने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि इमरजेंसी पूछकर नहीं आती है। आपको पहले से फोरकास्ट करना पड़ता है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन तैयारी आपको पूरी करनी चाहिए। पूनम, कुछ ऐसे रुकावट या फिर ब्रेक्स ऐसे होते हैं जो हम प्लान करते हैं कि हमें एक करियर ब्रेक लेना है, या मैटरनिटी भी प्लान्ड है। अगर मानिए महिला चाहती है कि वो कुछ समय तक बच्चों की देखभाल करे, तो वो कुछ साल तक नौकरी नहीं करना चाहती है, वो भी हम एक प्लान डिसीजन मानेंगे। कुछ लेकिन ऐसे फैसले होते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं और अब्रप्ट होते हैं, जब अचानक से आपकी आय रुक जाती है। तो ऐसे में ये जो अचानक वाली चीज होती है जिसमें आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो उसमें कैश फ्लो मैनेज करने के जो एकदम कहते हैं ना कि पहले दिन से ही जो आपको स्टेप्स अपनाने हैं, वो कौन से होने चाहिए? स्वाति, ये जो आपने बात की कि अचानक जो रुकावटें आती है, एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। जो चीजें प्लान्ड है, जो चीजें हमें पता है होने वाली है, उनके लिए तो हम पहले से तैयार रहते ही हैं और उनको हम बहुत बखूबी मैनेज कर लेते हैं अगर हमने पहले से अच्छी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की तो। पर जो चीजें अनप्लान्ड है, जिसे हम अनफोर्सीन कहते हैं, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, हेल्थ की आ सकती है, जैसे फ्लड्स आए या अर्थक्वेक आया, नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए जो हम तैयारी करते हैं उसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट जो हम फाइनेंशियल वेलबींग के लिए करते हैं, जैसे अनिल जी ने बहुत अच्छे से इमरजेंसी फंड्स के बारे में समझाया, उससे हम बहुत अच्छे से उसे डील कर सकते हैं। पर अगर ऐसी कोई हेल्थ की नीड आ गई जहां पे बहुत बड़ा खर्च होने वाला है, तो वहां हमें काम आती है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आजकल हम आफ्टर कोविड स्पेसिफिकली हम रेकमेंड करते हैं कि बड़ी रकम की होनी चाहिए। तो ऐसे में आपका अगर अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका, आपकी फैमिली का, आपके डिपेंडेंट, आपके पेरेंट्स का, तो आपकी लिक्विडिटी पे कभी आंच नहीं आएगा और आराम से आप वो पीरियड को पास ऑन कर सकेंगे। और जैसे अनिल जी ने बताया, मेंशन किया था क्रिटिकल इलनेस कवर का, ये भी एक बहुत अहम, एक ऐसा 80D का मैं कहूंगी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, जिसमें टैक्स रिबेट भी मिलता है, एक ऐसा प्लान होता है कि जिसमें मेडिकल नीड्स तो पूरी हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन, मगर उसके बाद जो होम केयर या और तरह के वित्तीय खर्चे आते हैं बीमारी की वजह से, उससे आप वो वन टाइम पैसे से आप वो भी पास ऑन कर सकते हैं। तो वो मैं कहूंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा अहम एक ऐसा पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो आपको बचा सकता है फ्यूचर में ऐसी इवेंट्स में। और मगर इसमें ये ध्यान रखना है बहुत जरूरी स्वाति, की बहुत सारे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं अपनी कंपनी की तरफ से दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देमसेल्व्स और फॉर देयर डिपेंडेंट्स। और कई बार जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बहुत ले ऑफ चल रहे हैं टेक इंडस्ट्रीज में, और ओवरऑल सभी जगह नौकरियां जा रही है बिना किसी पहले के अनुमान से। तो उसमें आपकी नौकरी के साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी गोज फॉर अ टॉस। तो ऐसे में आपको, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ मेरे हर ही अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, कि आपको अपनी खुद की ली हुई भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी है। डोंट डिपेंड टोटली ऑन योर कंपनीज इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें कभी भी गड़बड़ आ सकती है। और आपको पता ही होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में कितने सारे और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कंटिन्यूटी के बेनिफिट्स, वो सब फिर हमें नहीं मिल पाते। तो ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज। ओके, ये बात अनिल जी यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस, मानिए कई लोग हो सकते हैं जिनका ऑफिस के अलावा कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है। क्या ये पॉसिबल है अगर हम ऑफिस की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कंपनी से बात करके उसी प्लान को पोर्ट करा ले और उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहें? जैसे यूजुअली जब आप रिटायर होते हैं तो जितना मेरी जानकारी है उसमें शायद एक सुविधा हो सकती है कि आप नया प्लान ना लें, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए वैसे भी हेल्थ प्लान काफी ज्यादा महंगे आते हैं। तो एक बार आप रिटायर हो गए हैं तो आपका वो प्लान पोर्ट हो गया जिसमें आप कंटिन्यू कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। कैसी ऐसी भी किसी सिचुएशन में अगर आप उस ऑफिस में अब नहीं है, नौकरी आपकी नहीं है उस ऑफिस में, तो आप उस प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं, पोर्ट करा सकते हैं, ऐसी कोई सुविधा? देखिए, ये सुविधा जनरली अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में अभी, और ये इंश्योरेंस कंपनीज का प्रेरोगेटिव है
कि वो अगर कोई नौकरी छोड़ दे और कंपनी से अलग हो जाए तो क्यों जो उसकी पॉलिसी कंपनी में चल रही थी, ग्रुप पॉलिसी, उसके बेनिफिट उसको दिए जाए। ऐसा अभी हमारे कंट्री में इतना इसका प्रचलन नहीं है। जबकि आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत सही है, ऐसा अगर हो जाए तो ये बहुत सुविधाजनक होगा काफी लोगों के लिए। लेकिन अभी ऐसी कोई ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है स्वाति, कि जिसमें हम जो कंपनी की जो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है, अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो उसके जो बेनिफिट है वो आप आगे उसको पोर्ट करा सकें। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड देख लिया जाए कि क्या आपने अगर 8-10 साल काम किया और उसमें क्लेम नहीं लिया अगर आपने, तो वो नो क्लेम का जो बेनिफिट है उसको कंसिडर कर सकती है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है आपके प्रीमियम को तय करने में। लेकिन पॉलिसी के एज इट इज पोर्ट हो जाए, ऐसी सुविधा अभी हमने ज्यादा सुनी नहीं है स्वाति। लेकिन ये अच्छा सुझाव है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये डेफिनेटली बहुत ही फायदे की बात रहेगी। लेकिन अभी क्या है, जैसे पूनम ने भी बोला, हम सभी को ये सलाह देते हैं कि जो भी कंपनी से आपको ग्रुप मेडिक्लेम का बेनिफिट मिला हुआ है उस पर ना डिपेंडेंट रहें। उसके अलावा एक अपनी अलग से स्टैंड अलोन पॉलिसी जरूर लेके रखें, क्योंकि जैसे अगर ले ऑफ हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, या कंपनी किसी वजह से मेडिक्लेम पॉलिसी को नेक्स्ट ईयर रिन्यू नहीं करती है, तो आप फिर बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अलग से स्टैंड अलोन पॉलिसी ली जाए, और उसके लिए हमारी सलाह ये रहती है कि हमेशा फैमिली फ्लोटर प्लान लिया जाए, और तक कम से कम 10 लाख रुपए का। हम ये 10 लाख रुपए की रकम आजकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने जब रिसर्च की तो ये पाया कि 80% जो पॉलिसीज थी वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की थी। जबकि जब कोरोना का पीछे टाइम निकला तो जो एवरेज जो क्लेम आए वो 8-8 लाख के, 6-6 लाख के आए, तो लोगों को फिर भी अपनी जेब से भरना पड़ा। इसलिए हम सलाह देते हैं कि 10 लाख की फैमिली फ्लोटर प्लान। तो सिर्फ सर आप कह रहे हैं कि हाँ, इंश्योरेंस काफी नहीं है, एक पर्याप्त इंश्योरेंस काफी है जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इनफैक्ट जब इमरजेंसी फंड जुटाने की बात आती है पूनम, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने एक इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाया है, कई बार हम बहुत सारी पॉलिसीज ले लेते हैं, गैर जरूरी इंडाउमेंट पॉलिसीज हैं या यूलिप प्लान्स भी लिया हुआ है, तो अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिव्यू करें, रिविजिट करें। लग रहा है कोई गैर जरूरी पॉलिसी है जिसका आगे जाके शायद कोई काम नहीं है, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी एक आज से हमारा काम चल रहा है, उस गैर जरूरी पॉलिसी को सरेंडर कर लें, और उससे अगर एक मुश्त रकम मिले उसको एज इमरजेंसी पैसे में के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये एक तरीका हो सकता है। स्वाति, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ और मानती हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसीज इन पर्टिकुलर कभी भी लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के लेनी चाहिए। अगर ले ही ली है तो उसे बहुत डिसिप्लिन तरीके से लास्ट तक ऑनर करनी चाहिए, बिकॉज इट्स एन कॉन्ट्रैक्ट विच यू साइन विद एन इंश्योरेंस कंपनी। वो बदले में आप प्रीमियम भरते हैं, बदले में वो आपका रिस्क कवर लेते हैं। तो अगर आपके पास पर्याप्त इंश्योरेंस है जिसका एक बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन होना चाहिए, अगर वो पूरी है आपके पास, यानी आपकी जितनी भी इनकम है और आप अपनी फैमिली को रिटायरमेंट तक वो देने चाहते हैं, और तब वो पूरा अगर नीड पूरा हो रहा है, तब आप बेशक सोच सकते हो कि आपको एंडोमेंट पॉलिसी जो आपकी पहले से चालू है और उसे आप बंद करके कुछ पैसा विड्रॉ करके यूज करें। बट ऐसे में स्वाति 99% आपका भरा हुआ पैसा भी पूरा वापस नहीं आता, बिकॉज सरेंडर वैल्यू इज लेस देन द प्रीमियम्स पेड। बहुत सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये मैं सलाह कम देना चाहती हूँ कभी भी कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी तोड़े, बिकॉज अगर आप अभी ही नहीं है तो आपके खुदा ना खास्ता कुछ हो जाने पर आपकी फैमिली को कौन पैसे देगा। तो उसे तो मैं बिल्कुल अलहदा रखना चाहती हूँ। हाँ, आप अपनी SIP, जैसे इतने अच्छे से अनिल जी ने भी समझाया कि इलिक्विड और लिक्विड दोनों तरह के आपके पास फंड्स होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। तो इस तरह की जरूरत, शॉर्ट टर्म जरूरत आने पर आप उसको यूज कर सके जब चाहे तोड़ के, जिसमें कि आप डेट साइकिल में ना पड़े, और आपके जो जरूरतें आ रही है उसे आप अपने पैसे से बहुत आराम से उसको ऑनर कर सके। क्योंकि जरूरत निकल जाएगी, उसके बाद चीजें बराबर हो जाएंगी, उसके बाद आप पॉलिसीज लेने जाएंगे तो वो एक दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस जैसा लगता है मुझे। तो आप SIP को पॉज कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, उसमें से जितना चाहिए पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपने EMIs को टाइम टू टाइम ऑनर कर सकते हैं। बिकॉज EMI बीच में बंद करना इज नॉट रेकमेंडेड। इससे आपका सिविल स्कोर पे फर्क पड़ता है और आगे चल के आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं डेंट आए। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको आपके लिक्विड, इनलिक्विड एसेट्स ये सब प्लान करने चाहिए टू मैच इस टाइप का कोई भी अगर अनफोर्सिन इवेंट होता है उसको आपको
संभालने के लिए सभी कुछ हर जगह होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि आपको सभी हैव डिफरेंट थिंग्स इन योर बास्केट, ऐसे डिवर्सिफाई रखना है हमेशा। आज हमारी खास चर्चा में शामिल है दो खास मेहमान। बजाज कैपिटल में फाइनेंशियल वेलबींग के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा से कर रहे हैं खास चर्चा मुश्किल समय में कैश मैनेजमेंट। इस पर हमारी चर्चा आज जारी है कि अगर आपकी आय में किसी भी वजह से कोई रुकावट आती है तो आपको तुरंत स्टेप्स क्या लेने हैं और आगे कैसे बढ़ना है। तो इसी की फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। थोड़ी देर पहले पूनम के साथ जो उन्होंने बताया कि ईएमआई और एसआईपी इनको मैनेज कैसे किया जाए। अनिल जी, ये एक दुविधा रहती है तमाम लोगों में कि हमें से लगभग हर किसी की ईएमआई चल रही है, या तो हाउस लोन होगा या तो फिर पर्सनल लोन है या फिर गाड़ी के लिए लोन लिया है, और एसआईपी भी है क्योंकि निवेश भी करना है। तो ऐसे में एक फर्स्ट स्टेप क्या है? जैसा पूनम बता रहे हैं कि एसआईपी को पॉज करें, वो ज्यादा एक बेटर तरीका है, और ईएमआई चालू रखना बेहद जरूरी है क्योंकि वो आपका कर्जा है जिसको आपको उतारना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। बट देखिए, याद रखना चाहिए हमको कि जो एसआईपी है उससे हमारे गोल्स जुड़े हुए हैं। एसआईपी हम हो सकता है कर रहे हो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। सिमिलरली जो ईएमआई है वो हमको देखना है कि हम कोई एक एप्रिशिएटिंग एसेट बना रहे हैं कि डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो अगर तो एप्रिशिएटिंग एसेट जैसे कि हाउस के लिए ईएमआई ले रखी है तो वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर पर्सनल लोन के लिए हमने ले रखा है तो वो तो उसके तो हम कंप्लीटली अगेंस्ट है। उसको तो हम बोलते हैं कि वो डेट ट्रैप नहीं, वो डेथ ट्रैप है। तो उससे तो दूरी रहना चाहिए। हमेशा आपको लोन लेते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आप तभी लोन लें जब आप कोई ऐसी एसेट बना रहे हैं जिसकी वैल्यू साथ साथ बढ़ती जाएगी। उसका एक ही उदाहरण है और वो है अपने सपनों का आपका घर, यानी कि होम के लिए अपने। अब रही बात की ईएमआई और सिप में क्या करा जाए, तो मैं यहाँ पूनम से बिल्कुल सहमत हूं कि ईएमआई अपनी रोकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब हो जाता है और उसके चलते आपको बाद में क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलने में या और दूसरे लोन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, आप अपनी, अगर आपका फ्लोटिंग रेट है, आप उसको अगर उसकी टेन्योर बढ़ा सकते हैं, थोड़ी ईएमआई कम करके अपने बैंक से बात करके, वो एक ज्यादा आपके लिए बेहतर एक विकल्प रहेगा। रही बात सिप की, तो सिप को भी अगर आपकी 5 सिपें चल रही हैं, आप उसमें से 2 को रोक सकते हैं, 3 को कंटिन्यू करिए। वो जैसे ही आपकी सिचुएशन बेटर होती है आप उसको दोबारा से उसको कंटिन्यू करिए। और एक और भी हम आपको यहाँ पे सुझाव देते हैं कि अगर आपकी सिपें 3-4 साल से चल रही हैं, तो बजाय उसके आप पॉज करने के, आपके जो पुराने अमाउंट हैं जो आपने 3-4 साल पहले स्टार्ट किए थे, उसको आप एनकैश करके और अपने सिप्स को कंटिन्यू कर सकते हो आगे। तो ऐसा करके आपकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी और साथ में आपके सिप भी जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, पॉज नहीं होंगे, चलते रहेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने सिप्स कब स्टार्ट करी थी। लेकिन अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट करी है, अभी 1 आध साल ही हुआ है, फिर तो हम आपको बोलेंगे कि अगर पॉज करते हो और कैश करते हो तो आपको वहां पे टैक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल से पहले अगर आप कर लेते हो तो आपको वो शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स पड़ जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना होगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ईएमआई जो है उसको रोकना ज्यादा बेहतर है। ईएमआई रोकने से तो जैसे पहले ही बताया कि वो उसके रिपरकशन हो सकते हैं। सिप को रोकना आसान है, लेकिन सिप भी आप ध्यान रखिए कि जो फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके लॉन्ग टर्म, वो फिर गड़बड़ा जाएंगे। इसको चलते हुए आपको एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच करके ही चलना पड़ेगा। स्वाति, पूनम ये बताइए, कई लोगों का ये सवाल होता है कि जो पीएफ का पैसा होता है वो आपके रहते हुए, आपकी नौकरी में रहते हुए आप उसमें कंट्रीब्यूट करें, ऑफिस उसमें कंट्रीब्यूट करे। एक बार आपने नौकरी बदली या तो नौकरी छोड़ी आपने और बहुत टाइम तक आपने कहीं और ज्वाइन नहीं किया, तो आपके उस पीएफ अकाउंट का क्या होता है जब योगदान नहीं हो रहा है उसमें? इसमें बहुत डिफरेंट अप्रोचेस है। आपकी कंपनी किस तरीके का पीएफ चला रही है पहले तो उस पर डिपेंड होता है। एक होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज पीएफ होता है और एक प्राइवेटली मैनेज पीएफ होता है कंपनीज का, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। बट मोस्टली जब आप जॉब चेंज करते हैं अपनी, यानी आपने एक जॉब से दूसरी जॉब में गए और उसमें कोई गैप नहीं है, प्लान्ड ये तरीके का ट्रांसफर, अपने पीएफ को ट्रांसफर कर। आजकल आपको जान एक खुशी होगी कि सब कुछ बहुत सीमलेसली ऑनलाइन हो गया है सब कुछ। तो आपका पहला विकल्प होता है कि आपने जॉब चेंज करी तो आपका पीएफ दूसरी नई कंपनी में ऐसा कैसा ट्रांसफर हो गया, क्योंकि एक परमानेंट अकाउंट नंबर आपको दिया जाता है, उसके तहत ये सारे काम होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड सिचुएशन ऐसी होती है जैसे आपने कहा कि आपने बहुत समय तक जॉब ही नहीं करी,
और आपका पीएफ का कॉर्पस आइडल पड़ा है, तो अगर ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड पीएफ होगा, मैनेज ट्रस्ट होगी, तो वो आपको 2 महीने के अंदर कहेंगे कि आप यहाँ से निकल जाएगा, वो आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में, दे विल नॉट वेट। और अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज पीएफ में है तो उस सिचुएशन में आप 3 साल तक का ऐसा समय मिलता है जहां आप बिना कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास जॉब ही नहीं है तो क्योंकि पीएफ का कंट्रीब्यूशन चाहे एम्प्लॉय का हो चाहे एम्प्लॉयर का, दोनों एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट करता है उस फंड की तरफ, चाहे वो आपकी सैलरी से करता होगा। बट अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएंगे, मगर गवर्नमेंट रन पीएफ में वो आपको कंटिन्यू करते हैं इंटरेस्ट देना फॉर नेक्स्ट 3 years। सो इस तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल है एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो आप ये सब भी जानकारी होने जरूरी है जब आपके पास जॉब ना हो, बिकॉज पीएफ एक ऐसा कॉर्पस है जो आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत काम आता है और उस पर रिटर्न्स बहुत अट्रैक्टिव है, टैक्स फ्री है। तो ये भी आपको अपने पूरी प्लानिंग में ध्यान रखना चाहिए कि आपके ईपीएफ का क्या होगा अगर आपके पास जॉब नहीं है तो। बिल्कुल। अनिल जी, आखिरी सवाल आपसे यही होगा, ये तो चलिए टेम्पररी फेजेस होते हैं लाइफ के, हम तो सब यही जानते हैं और समझते हैं कि गाड़ी चलती रहती है और हर बार कुछ ना कुछ ऐसे मोड आते हैं जिससे हम कुछ नया ही सीखते हैं। एक फॉरवर्ड लुकिंग प्लान किसी का क्या होना चाहिए? फाइनेंशियली तो डेफिनेटली है ही, पर मेंटली ऑल्सो हम अपने आप को आगे आने वाले टाइम के लिए कैसे प्रिपेयर्ड रखें, जिससे कि आगे आने वाले टाइम के लिए हम और भी ज्यादा अपग्रेडेड रहें और पहले से ज्यादा पैसे कमाएं। देखिए, कुछ थंब रूल्स हैं जो पहले भी कई दफा हमने बताया, दोबारा से रिपीट करते हैं कि पहली तो ये कि कम से कम आपको 30% अपनी आमदनी का जरूर बचाना चाहिए, जो आपकी ग्रॉस पैकेज है, जो आपकी सीटीसी है, जिसको हम बोलते हैं कि जो आपका टोटल सैलरी है, उसका मिनिमम 30% आपको बचाना है। और उसको फिर आपने कम से कम 5 जगह लगाना है, जो हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड सिप्स में, पीपीएफ में, एनपीएस में, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हमारे हिसाब से अगर ये 5 जगह आपने अपनी 30% सैलरी को बचा के, सेव करके और इन चीजों में बांट रखा है, तो आप पाएंगे कि आपके 80-90% जो लाइफ में गोल्स होते हैं, अपने आप को किसी असुविधा से बचाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी से बचने के लिए, या अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए, या गोल्स पूरे करने के लिए, बच्चों की शादी का, बच्चों के एजुकेशन का, अपना घर बनाने का, कार खरीदने का, या रिटायरमेंट का, इसके साथ ही टैक्स बचाने का, तो ये सारे जो है, और रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन मिलने का, तो इससे आपकी जो लाइफ है वो एक बहुत ही सुविधाजनक हो जाती है। और आप ये पाते हैं कि आपको लगता है कि आपको आर्थिक मोक्षा मिल रहा है, आपको आर्थिक निर्वाणा मिल रहा है, कि आपकी पेंशन की भी तैयारी है, आपके बच्चों के फ्यूचर गोल्स भी आराम से पूरे होने वाले हैं, रिटायरमेंट के बाद आपका कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, और आप इक्विटी का बेनिफिट भी उठा रहे हैं म्यूचुअल फंड सिप्स के जरिए, और आप डेट का बेनिफिट भी उठा रहे हैं पीपीएफ के जरिए, आप एनपीएस के जरिए, एक हाइब्रिड फंड्स में भी सारे डिफरेंट एसेट क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है आपने, एक अपने लाइफ को कवर कर रखा है। ऐसे करके एक पूरा जो है आपने अपने ऊपर एक छत्र बना रखा है, रक्षा का कवच बनाया हुआ है आपने, कि जिससे आप अपने परिवार के उत्तरदायित्वों को भी पूरा कर रहे हैं और अपने खुद के भी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। और आप ये पाएंगे कि जब आप 60 साल के होंगे, आप लगेंगे 40 के, क्योंकि आपके चेहरे पे इतनी खुशी होगी, इतनी ग्लो होगी कि आपने इतनी अच्छी से प्लानिंग कर रखी है, फॉरवर्ड लुकिंग। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ शामिल हुए आज के शो में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पूनम का भी बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। तो अनिल जी और पूनम दोनों का धन्यवाद करते हैं। मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।